प्यारो बीकानेर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान विधानसभा 2023 की गूंज चारों तरफ है। प्रत्याशी कल से नामांकन भरना शुरू करेंगे। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे बीच आने वाले हैं। इसी सरगर्मियों के बीच आज हम डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की संभावित प्रत्याशी लकेश चौधरी उर्फ लकी दीदी से बातचीत करने वाले हैं। जानेंगे इनके बारे में, इनके तैयारी के बारे में, इनके राजनीतिक अनुभव के बारे में और भी बहुत सारी बातें। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप ये इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैम, आपका नाम लकेश चौधरी, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं। इसके अलावा और दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज उन्हें बताइए। जी, मेरा नाम लकेश चौधरी है और सब मुझे लकी दीदी के नाम से भी जानते हैं, लकी पैसा भी बोलते हैं यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड आर्मी में रहे हैं और एज अ मेजर उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया आर्मी से। और लास्ट पोस्टिंग जो थी उनकी वो बिम्बरगली कश्मीर में थी और बहुत लंबा समय उन्होंने कश्मीर में दिया है, क्योंकि वो इन्फेंट्री में थे। और साथ ही उन्हें बहुत सारे मेडल भी मिले हैं। और मैं कहूँ तो उन्होंने 17 टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें से 11 इंडिविजुअल किलिंग थी उनकी और जो 6 थे वो उन्होंने ग्रुप किलिंग की थी। ये उनका रहा है। मेरे फादर भी फौज में रहे हैं और 1962 की वॉर में वो वहाँ पर थे, असम रेजिमेंट में थे वो। तो ये मेरा बैकग्राउंड है और मैं खुद किसान हूँ, खेती करती हूँ और प्राकृतिक खेती करती हूँ। जी। डूंगरगढ़ में इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद, खेती अच्छी खासी खेती होने के बावजूद भी आपने राजनीति माने का कैसे चुना, या क्या ऐसी जीवन में आपकी घटना हुई जिससे आप इंस्पायर होकर राजनीति में आए? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण रहे हैं। मुझे एक कारण अगर मैं कहूँगी तो वो सिर्फ गलत होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए जितनी पुरुषों की होती है। उसका कारण मुझे ये लगता है कि महिलाएं भी उतनी ही सशक्त हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, अपना मनोबल है, उनमें भी कार्य करने की उतनी क्षमता है। जब वो घर संभाल सकती हैं, खेत संभाल सकती हैं, बच्चे संभाल सकती हैं। और आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर महिलाएं ना हों, और महिलाओं ने अपना पूरा दमखम दिखाया है। और अब तो मोदी जी भी लेकर आ गए हैं कि महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आने वाले समय में मुझे लगता है महिलाओं के लिए जो ये कार्य मोदी जी ने किया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और साथ ही मुझे ये लगता है कि जब महिला एक प्रत्याशी के रूप में होती है तो वो कहीं ना कहीं जो एक भावना है महिलाओं की, वो उससे बेहतर कनेक्ट हो पाती है। जब भी कोई कानून बनता है या राजकीय कोई कार्य होता है तो वो महिलाओं की भावनाओं को समझते हुए वो निर्णय ले सकती है। जब भी महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसे पता होता है उसकी मनोभावना क्या होगी, जो मुझे लगता है एक पुरुष के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। जी। तो महिला हूं, महिला के लिए बात कर सकती हूँ, इस तरह का नारा लकी दीदी का है। मैम, ये बताइए कि जो डूंगरगढ़ विधानसभा 2023 का चुनाव है, इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अपना उतार चुकी हैं। आज महिया जी का नाम भी आ चुका है अपनी पार्टी से। कांग्रेस का भी अमूल आजकल में आने वाला है। तो ये चुनाव और 2018 का चुनाव कैसे अलग था, फिर अपने इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए, 2018 का जो चुनाव था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में थी 2013 से लेकर 2018 तक, और जनता को कहीं ना कहीं एक परिवर्तन भी चाहिए था। इससे पहले जो यहाँ पर सरकार थी उसमें कांग्रेस यहाँ पर थी। दोनों प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं लोग देख चुके थे और उनमें एक परिवर्तन की ललक थी, और एक ऐसा इंसान जो उनके बीच का हो, ऐसा कुछ चीजें चल रही थी। उसी कारण अगर मैं कहूँ तो जिस पार्टी से यहाँ पर जिन्होंने जो जीत कर आए, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट ही थे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था। तो जनता परिवर्तन करना भी जानती है और जनता कैंडिडेट को देखती है। यहाँ पर ये माहौल है, सिर्फ यही का नहीं, मुझे लगता है पूरे राजस्थान में आज जो वोटर है, या जिसे कहेंगे मतदाता, इतना जागरूक है कि वो सही तरीके से परख करना जानता है। और मैं इसी परख को, मैं उनकी सोच को दाद दूंगी कि वो कैंडिडेट को देखकर वोट करते हैं और करेंगे। पिछली बार
भाजपा की अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे थी, इस बार क्या लगता है मैम आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिन्हें कैंडिडेट यहाँ पर बनाया है, कहीं ना कहीं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, दावेदारी कर रही थी, यहाँ तक ठीक है। देखिए, पार्टी 10 लोग टिकट मांगते हैं मगर पार्टी किसी एक ही को देती है, ये भी तय है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर क्या होता है कि पार्टी कि जिस स्तर पर सर्वे चल रहा था, जिस स्तर पर बात हो रही थी कि सर्वे के हिसाब से टिकट दिया जाएगा, और जब कार्य होता है तो बिल्कुल विपरीत होता है। उस वजह से कहीं ना कहीं आज श्री डूंगरगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा आहत है। इसीलिए हमारे बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे, जो टिकट मांग रहे थे, इनफैक्ट उनके जो समर्थक थे, उन्होंने जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया था और उन्होंने ये कहा था कि आप इनके अलावा किसी को भी टिकट दे दीजिए, हम उसके साथ कार्य कर लेंगे, मगर आप इनको मत दीजिए, क्योंकि पिछली बार भी ये लगभग 30,000 वोटों से हारे हैं। और चूंकि यहाँ पर पहले जीत थी हमारी 2013 से 18 में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष था, मगर उसके बावजूद जब प्रत्याशी हार जाता है फिर भी पार्टी उसी को चेहरा बनाकर यहाँ पर उतारती है। किस आधार पर उतारती है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का गणित है उसको पार्टी को समझना चाहिए था। अगर वो सच में सीट निकालना चाहते हैं यहाँ पर तो उन्हें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए था, ये मेरा मानना है। डूंगरगढ़ देहात जो है वो जाट बहुल एरिया है। जाट जाति होने के बावजूद, महिला होने के बावजूद खेती जो है एक मुद्दा है, खेती आप खुद करती हैं, चूंकि किसान होने के बावजूद आपकी टिकट काटी गई, इसका क्या करना आपके दिमाग में हो सकता है? देखिए, ये बहुत पार्टी का अपना पर्सनल मैटर है, मैं इसमें बहुत ज्यादा कोई वो नहीं कर सकती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, जिन सबका नाम चल रहा था, उनका शायद नाम ऊपर गया ही नहीं, इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व था उस तक ये बात पहुंची ही नहीं कि यहाँ पर सीट कैसे निकाली जा सकती है, क्या तरीका था जिसकी वजह से ये सीट निकाली जा सकती थी। और इस स्थिति में पार्टी ने जो उनके सामने नाम गए उसमें से उन्होंने उनको टिकट दे दिया, जो मुझे लगता है। बाकी ऊपर की क्या राजनीति है, इतनी बड़ी मैं पदाधिकारी भी नहीं हूँ, तो उनका अपने रीजंस हो सकते हैं। आप अगर चुनाव लड़ती हैं, मान के चलते हैं निर्दलीय अगर प्रत्याशी हैं या कोई पार्टी से, अन्य पार्टी से हैं, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव के लिए क्या रहने वाला है? देखिए, श्री डूंगरगढ़ जो है वो किसान प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों की बहुत समस्याएं हैं और साथ में ये सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक क्षेत्र भी है। तो मुझे लगता है कि किसानों को यहाँ पर खेती में नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे खेती की जा सकती है, इसके ऊपर कार्य करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में किसान यहाँ बिजली के मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा त्रस्त रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो लागत है और जो उसकी फसल का उत्पादन है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो उस पर कार्य करने की आवश्यकता है और मैं उसको कहीं ना कहीं उस पर कार्य करूंगी। और मुझे लगता है साथ ही यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 1% भी कोई कार्य नहीं किया गया है सालों से, जबकि यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं, रोजगार की बेहद समस्याएं हैं। सिर्फ कृषि कार्य के अलावा इस क्षेत्र में और कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर। तो अब गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देंगी। एक मुद्दा आता है चुनाव इसमें खेती में बिजली और पानी का, तो इस मुद्दे को आप किस प्रकार टैकल करेंगे मैम? देखिए, यहाँ मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अगर मैं आज डूंगरगढ़ शहर की बात करूं तो यहाँ पर नगर पालिका में इतना बुरा हाल है कि यहाँ 19 आजादी से पहले यहाँ पर नगर पालिका बनी है, उसके बावजूद यहाँ पर सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर घोषणाएं तो हो जाती हैं कि हम सीवर लाइन डालेंगे, मगर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाओं की राजनीति हुई है। और मैं इसे दुर्भाग्य समझूंगी कि आज जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ और उनकी जो पहली समस्या होती है कि जब बारिश आती है तो उनके घरों में 4-4, 5-5 फीट पानी भर जाता है और उसके कारण उन महिलाओं का घर, हर चीज तबाह हो जाती है और जो उसकी भरपाई है वो कोई सरकार नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि श्री डूंगरगढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कार्य करना सरकार का बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ यहाँ पर बिजली की समस्या किसानों के लिए डेफिनेटली बनी हुई है और इस पे मुझे लगता है कि सरकार को बिजली उत्पादन पे जो यहाँ कार्य किया जा सकता था,
जो कि पिछली सरकार में वसुंधरा जी जो सोलर प्लांट्स और वो सब लेकर आना चाह रही थी, उनको एक तरह से ठप कर दिया गया। वो कार्य रुकने की वजह से यहाँ पर बिजली उत्पादन की इतनी ज्यादा समस्या हुई कि जिसकी वजह से सरकार यहाँ पर किसानों के साथ जो परेशानी हुई वो उसी का एक नतीजा है। क्योंकि जो गहलोत सरकार थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी सरकार बचाने पर ध्यान देती रही, बजाय जनता के काम करने में और यहाँ के प्रोग्रेस में। और लास्ट का जो 1-1.5 साल था उसमें सिर्फ वो घोषणाओं की राजनीति करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था 1-1.5 साल में वो कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिवर्तन तो बेहद आवश्यक है। क्योंकि आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ये दावा करती है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल, राजस्थान सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, मुझे कई बार तो बहुत ताज्जुब होता है कि जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं की हैं, खासतौर पे मोबाइल बांटना, अंत समय में 1 महीने के लिए राशन बांटना, और उसमें जो घोषणाओं के साथ साथ उन्होंने जो राशन बांटा और जिस कैटेगरी का जिस तरीके का वो उन्होंने किया वो आप सबके सामने है। प्लस मोबाइल फोन जितने बांटने हैं और जिस लेवल का घोटाला आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि सरकार ने क्या किया है और किस रणनीति के तहत ये मोबाइल बांटे गए, ये भी आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएंगे। तो अब आते हैं डूंगरगढ़ पे। डूंगरगढ़ में आप भाजपा के साथ हैं या ताराचंद सारस्वत के साथ हैं? देखिए, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। ये बहुत सीधी सी बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही हूँ और उनकी कमान थामे रखी है मैंने हमेशा से। मैंने आज तक मेरे जीवन में और मेरे परिवार ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी या कमल के फूल के अलावा किसी चीज पर मोहर नहीं लगाई है। मगर मैं खुद इतनी आहत हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मगर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ जरूर हो सकती हूँ। क्योंकि मुझे यह लगता है कि एक ऐसे इंसान को जहां से जो जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दी जा सकती थी मगर ऐसा कार्य नहीं किया गया, तो ये मुझे लगता है हमारा दुर्भाग्य है। और श्री डूंगरगढ़ के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इसी वजह से टूटा है। तो आप समझ सकते हैं। तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? बहुत डिफिकल्ट सवाल आपने पूछा है मुझसे। अगला कदम क्या होगा? संभावित कदम बोल सकते हैं। संभावित कदम, देखिए अभी तक मैंने कुछ निर्णय नहीं किया है। मेरे जो प्रशंसक हैं, मेरे समर्थक हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि दीदी आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। उनका समर्थन, उनका सपोर्ट मुझे कितना मिलता है, किस तरीके से हम आगे की रणनीति तय करेंगे, ये अभी थोड़ा सा 1-2 दिन में आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं इस पे कोई सवाल या कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। नहीं चाहते हैं जी। अब जब चुनाव मान लेते हैं लड़ेगी आप, तो आपका सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है, निकटतम प्रतिद्वंदी जिसे मानते हैं, वो कौन हो सकता है अगर लड़ेगी तो? हाइपोथेटिकल सवाल है। जी, देखिए मैं परिवर्तन की लाना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि मैं जिसके खिलाफ हूँ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ही है। और दूसरी तरफ अगर मैं इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ती हूँ तो मैं ये कहूंगी कि जनता निर्णय करेगी। जनता से मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहूंगी कि जिसको भी वो अपना प्रत्याशी बनाए, वो ये ध्यान में रखें कि जिसको वो चुन रहे हैं, क्या वो आपकी बात को सही तरीके से विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचा सकता है, क्या आपके मुद्दों को वो पूरी तरह से उठाकर उन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, क्या वो एक पढ़ा लिखा समझदार कैंडिडेट है, क्या वो अपने स्व विवेक से भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं होने देगा, क्या आज तक जिस तरीके की राजनीति श्री डूंगरगढ़ में होती आई है, कोई भी प्रत्याशी जो अपना एक तो मुझे ये लगता है कि जनता को ये निर्णय स्वयं लेना चाहिए कि किस तरीके का प्रत्याशी या किस तरीके का उम्मीदवार वो अपने सामने देखते हैं। जो केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनको यहाँ लाने में सक्षम हो, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो अपने क्षेत्र में लाने में सक्षम हो, पढ़ा लिखा हो, विवेकशील हो और भविष्य के बारे में वो दूरदर्शी हो, ताकि कम से कम वो अपने क्षेत्र का विकास करने में सक्षम हो। मैं यही चाहूंगी कि जो भी निर्णय ले वो जनता ले। आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आप क्या महिलाओं के लिए विशेष करने वाली हैं अगर आप विधायक चुन के आती हैं तो? जी,
कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो समस्याएं, जो परेशानियां महिलाएं महसूस करती हैं, देखती हैं, और बहुत बार वो अपनी किसी भी समस्या को किसी से कह नहीं पाती हैं, राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको हमेशा से एक घबराहट रहती है कि अपनी परेशानी, अपनी व्यथा अगर वो किसी को बताएंगी तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनके बारे में, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, सिर्फ उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और कई बार ये चीजें घर में भी होती हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर महिलाएं परेशान होती हैं तो अपने घर के ही माहौल से कई बार हो जाती हैं, उनके खिलाफ वो नहीं बोल पाती हैं, और राजनीतिक स्तर पर पुलिस में जाकर किसी भी तरीके की वो कोई भी बात नहीं कह पाती हैं। तो एक महिला प्रत्याशी होने की वजह से, या उनकी यहाँ पर अगर लोकल लीडर मैं उनके रूप में हूँ, तो मुझे ये लगता है कि महिलाएं वो अपनी आवाज, अपनी परेशानियां मुझ तक आसानी से पहुंचा सकती हैं, और उनका भरसक जो भी प्रयास मुझसे होगा, जो मैं अपने लेवल पर मेरे सबल के साथ, अपनी भावना के साथ जो मैं उसका निराकरण कर सकती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी। मैं हर बात आपके साथ, जो कि जो जो मुझसे महिलाओं ने कही हैं, वो मैं शायद आपके साथ पब्लिकली शेयर नहीं कर सकती। वो मेरी सब माताएं बहनें जानती हैं कि क्या मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। एक शब्द चलता है पीपी या एसपी, प्रधान पति या सरपंच पति। जी। तो आप जो विधायक बनेंगी तो आप इंडिपेंडेंट रूप से काम करेगी, या आपके पति जो है उस तरह का ही कल्चर हो पाएगा? देखिए, मैं तो अभी भी जब प्रचार के लिए निकली, जनता के बीच गई, 117 गांव और लगभग 40 वार्ड श्री डूंगरगढ़ के मैंने कवर किए। हर गांव में लगभग 2 बार 3 बार, किसी में 1 बार मैं जा पाई। अब इस स्थिति में मेरे पति मेरा सहयोग जरूर करते हैं, मेरा पूरा परिवार मेरा सहयोग करता है, परंतु राजनीतिक रूप से वो कभी भी नहीं आएंगे। शायद आप उनको राजनीतिक रूप से कभी वो आपको कोई इंटरव्यू भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि राजनीति उनका क्षेत्र नहीं है। हाँ, मगर एक विडंबना मुझे जरूर नजर आती है। वो ये आती है कि मैं यहाँ पर, जो हमारे श्री डूंगरगढ़ में भी आज जो प्रधान है वो महिला है, और महिला होने के साथ मैं देखती हूँ कि मैंने उन्हें कभी फील्ड में नहीं देखा, कभी जनता के बीच नहीं देखा, कभी उनके कोई कार्य करते मैंने नहीं देखा, कभी उन्हें मैंने पंचायत समिति में आते नहीं देखा। और सिर्फ अकेली वही नहीं, आज 50% रिजर्वेशन है महिलाओं का पंचायत समिति में, नगर पालिका में, मगर इसके बावजूद आज परेशानी यह है कि एक भी महिला निकलकर अपना कार्य जो है जनता के बीच में, चूंकि इनको चुना गया है एज ए लीडर, उसके बावजूद वो अपना काम स्वयं नहीं करती हैं। उनके कोई ना कोई प्रत्याशी, या जिसे कहेंगे प्रतिनिधि, उनका कार्य करते हैं, जिसकी वजह से जो महिलाओं को एक प्रॉपर वैल्यू, पायदान मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला है। ये विडंबना ही है, और मैं इसको परिवर्तित करने की जो परिकल्पना है वो मैं यहाँ से शुरू करूंगी, और ये मेरी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा मेरे लिए योगदान होगा अगर वो आगे बढ़ चल के अगर मेरा सहयोग करती हैं, और उन्हीं के योगदान से मैं आगे इस लेवल पर बढ़ पाऊंगी। बीकानेर की जनता को, विशेष रूप से डूंगरगढ़ की जनता का आपका क्या संदेश है? श्री डूंगरगढ़ के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी माताएं, बहनें, युवा तरुणाई, मेरे बुजुर्ग, वो सभी ने मिलकर मुझे बहुत आशीर्वाद और बहुत प्रेम दिया है। पिछले लगभग 1.5-2 साल जो मैं उनके बीच में कार्य किया, उनके साथ मिली, उठी, बैठी, उनके दुख सुख में मैं उनकी साथी बनी। जिस तरीके से उन्होंने मुझे अभी तक प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से मैं उनका धन्यवाद करूंगी। और आने वाले समय में मैं सिर्फ इतना ही कह सकूंगी कि अगर मैं आपकी प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में आती हूँ, तो आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो सपने हैं श्री डूंगरगढ़ के लिए, उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगी, और मेरा प्रयास आप सबका आशीर्वाद होगा। मैडम, गुटबाजी ज्यादा किसमें है, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जब हमारा विरोध प्रदर्शन भी था तो उस समय ये बिल्कुल साफ आ चुका था कि हम सिर्फ एक आदमी के खिलाफ थे, हम सभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे। तो गुटबाजी यहाँ पर नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हम इसलिए थे क्योंकि हमें मालूम था कि उसके लिए इस सीट को निकालना बेहद आवश्यक, मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो उनके जातीय समीकरण यहाँ पर बैठते हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीति पिछले 5 साल में उन्होंने यहाँ पर की, जो उनका एज अ जिलाध्यक्ष के रूप में जब उन्होंने यहाँ पर कार्य किया, तो उनकी पर्सनैलिटी हम सब लोगों के सामने निकल कर आई। लोगों ने उनकी
एक उनके व्यक्तित्व को जाना यहाँ पर, तब हमें समझ में आया कि ये व्यक्ति लीडर बनने के लायक नहीं है। श्री डूंगरगढ़ का नेतृत्व अगर इनके हाथ में जाता है तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जब वो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जनता के बीच में वो कैसे कार्य कर पाएंगे। तो बस यही एक हमें परेशानी लगती है। और रही बात कांग्रेस की, अब कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी जानकारी हम नहीं रखते हैं। राजस्थान की विधानसभा में जो वसुंधरा खेमा है या जो वसुंधरा सिंधिया है, उनका क्या महत्व आप देखती हैं? देखिए, वसुंधरा जी हमारी 2 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री रही हैं, एक महिला लीडर हैं और बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल पूरे किए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं, चाहे किसानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, वो बहुत दूरदृष्टि रखकर वो कार्य करती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो हमारी लीडर हैं, हमेशा हमारी लीडर रही हैं और मैं उनका बेहद सम्मान करती हूँ। राजस्थान में उनका बहुत वैल्यू है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनको साइडलाइन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? जो भाजपा सर जी देखिए, ऐसा नहीं है, उन्हें कहीं की साइडलाइन नहीं किया गया है। आज भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर और पार्टी उनको पूरी इज्जत देती है, पूरा सम्मान देती है और ये पार्टी का अपना शीर्ष नेतृत्व है। इसमें वो क्या निर्णय लेते हैं ये उनका अपना डिसीजन है, इस पर मैं कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगी। बस वो हमारी लीडर हैं, हमारे साथ हैं और वो सदैव पार्टी के साथ ही हैं। मोदी जी के अलावा आपका सबसे पसंदीदा नेता भाजपा में? अमित शाह जी। अमित शाह? अमित शाह एज अ लीडर मुझे अच्छे लगते हैं, मगर अगर दूसरे नंबर पर मैं कहूँ मेरा पसंदीदा अगर कोई लीडर है तो वो योगी जी हैं। योगी जी हैं जी। तो योगी जी को पसंद करने वाली लकी दीदी हमारे बीच हैं। बहुत सारे प्रश्नों को तुम बहुत आसानी से दिए हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, आप भी कुछ इनसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। हो सकता है कि 1-2 दिन बाद वापस इनसे मुलाकात हो। धन्यवाद प्यारो बीकानेर के लिए।